चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स में आज के लेक्चर में हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ इको की क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं भाई, बस। मतलब आज हम लोग इको की ओनली एंड ओनली क्या करने वाले हैं, रिवीजन, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट ए वाला पार्ट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिक्स वाला पार्ट जो है, बहुत ही थ्योरेटिकल वाला पार्ट, बहुत ही टेक्निकल वाला पार्ट क्या हो चुका है, कल खत्म हो चुका है। सो कल ही मैंने आपको बोला था ये बात कि आज के लेक्चर में ओनली एंड ओनली जस्ट रिविजन। मतलब कितनी देर चलेंगी मेरे को भी नहीं पता है यार, जल्दी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो कितना होगा, छोटा भी हो सकता है, चांसेस छोटा होने के ज़्यादा है, बड़ा भी हो सकता है, टाइम लग गया रिवीजन करने में, बट स्टिल हम पूरी रिवीजन क्या होता है, रिवीजन करेंगे। और तुम लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो कमेंट और लाइक करके जाया करो यार, हर बार बोलना पड़ता है क्या, ना लायक। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिक्स की। तो हमने बोले थे सबसे पहले कि जो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, इकोनॉमिक्स बेसिकली दो प्रॉब्लम्स की वजह से बना है। अगर ये दो प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, ये दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स शायद बनता ही नहीं। और वो प्रॉब्लम्स है कि वी हैव ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, हमारे पास बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है, बहुत चॉइसेस अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। और वो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से हम लोगों को उनमें से कोई एक क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। सर एक ही क्यों चॉइस करना पड़ता है? बिकॉज सेकेंड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, दैट रिसोर्सेस आर स्केयर। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो ज्यादा नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है, रिसोर्सेज स्केयर है हमारे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट यहां पे ये आ जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज आर स्केयर एंड द रिसोर्सेज आर स्केयर एंड बोलो एंड द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, द ऑल्टरनेटिव्स आर मोर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स आर मोर एंड चॉइसेस जो है वो ऑल्टरनेटिव्स में से करनी पड़ती है। एंड सेकंड थिंग, स्केयर आर, रिसोर्सेज आर स्केयर, दैट इज लिमिटेड। अच्छा, और हमारे जो ह्यूमन वांट्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। हमको चॉइस करना है, ऑप्शन चॉइस करना है, ताकि हम हमारे मैक्सिमम वांट्स को, देखो अनलिमिटेड वांट्स जो है वो फुल्ली तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकता है। भगवान हो अगर तुम तो अलग बात है भाई, अदरवाइज तो तुम्हारे जो वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स, वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकते। बट इन इकोनॉमिक्स वी ट्राई कि हम उसमें से मैक्सिमम वांट्स क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। इवन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न अबाउट हाउ, स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली, मेरे तक बोलेंगे इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न है कि किस तरीके से तुम, हाउ इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल या सोसाइटी की, हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल एंड अ सोसाइटी यूजेस दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। एक इंडिविजुअल और सोसाइटी वो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करता है टू सेटिस्फाई द इनफाइनाइट वांट्स, ठीक है, टू सेटिस्फाई व्हाट, द इनफाइनाइट वांट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किस तरीके से डील करता है, हाउ इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल और सोसाइटी वो रिसोर्सेज को क्या करता है, अपनी इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। देखो इफेक्टिवली यूज करने का मतलब ये हो जाता है कि आप जितना ज्यादा अच्छे से उसको यूज करोगे रिसोर्सेज को, वो उतनी मैक्सिमम आपकी वांट्स क्या कर पाएंगी, सेटिस्फाई कर पाएंगी, ठीक है। अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे तो आपकी मैक्सिमम वांट्स क्या नहीं हो पाएंगी, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे क्या, इकोनॉमिक्स इज ऑल कंसर्न अबाउट हाउ इफेक्टिवली, रिपीट, हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल और अ सोसाइटी यूजेस दैट स्केयर और लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दैट इनफाइनाइट वांट्स। क्लियर? और ये तो वो नॉर्मल सी थी कि इकोनॉमिक डील्स विद थ्री थिंग्स, कि हम किस तरीके से एक नेशन एलोकेट करता है उसकी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस तरीके से वो इंक्रीज कर सकता है, फ्लक्चुएशंस वगैरह, वो तो हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो उसके बाद बात आ रही थी डिसीजन मेकिंग की, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमने क्या पढ़े थे? तो भाई मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग में अगर आपको याद होगा तो डिसीजन मेकिंग बोले एक प्रोसेस है। देखो जो मैंने मार्क करके रखा है ना, वो आप मार्क कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। डिसीजन मेकिंग क्या है, स्टार्ट मेरे साथ, डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोसेस है। और वो क्या प्रोवाइड करती है, that will provide most efficient means of attaining the specified objective. तो decision making is nothing but a process of selecting the appropriate objective जो आपके set appropriate alternative
जो आपके सेट ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, जो आपके स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, सेट ऑब्जेक्टिव है, उसको सेटिस्फाई कर सके। डिसीजन मेकिंग क्यों अराइज होती है? बिकॉज वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, बिकॉज वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते तो हमारे पास इतनी सारी, हमको डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, रोल इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, रिसोर्सेज जिसको आप बोलते हो, दैट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑल्सो, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ऑल्सो, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात आ जाती है कि व्हाट आर दैट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, व्हाट आर दैट रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली दैट रिसोर्सेज इज नथिंग बट दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज कहा जाता है। दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? रिसोर्सेज। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिन चीजों की मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन चीजों की वजह से, आज का लेक्चर मैं इस तरीके से इसलिए ले रहा हूं, यानी स्पीड कम, ये इसलिए क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। आज का फुल लेक्चर रिवीजन को डिवोटेड है, ठीक है। सो अगर कोई नया बच्चा अगर आज फर्स्ट डे आके देख रहा होगा तो उसके ऊपर से जा रहा हूँ सब, तो राजा पहले के लेक्चर देख ले अच्छे से, फिर ये लेक्चर देखने का, ठीक है। नहीं तो बीच बीच से ये लेक्चर देखना चालू करोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले के लेक्चर देख लो चारों, फिर ये लेक्चर समझ में आएगा। जिनने देखे होंगे चारों लेक्चर उनको एकदम अंदर जा रहा हूँ, मजेदार, ठीक है। जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ मेरे को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4, ठीक है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या दिया जाता है? रेंट, मतलब लैंड के ऊपर क्या खर्चा लगता है, लैंड की क्या कॉस्ट लगती है, लैंड की क्या प्राइसिंग है, रेंट। दैट इज लैंड यूज करने के लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली दिस 4 इज कॉल्ड एज व्हाट? This 4 is called as what? Land, labor, capital, entrepreneur is called as what? Factors of production, means of production. And this 4 is called as what? This 4 is called as factor cost. और you can also say कि इसको हम factor price भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? factor price, ठीक है। तो आप इसको factor cost बोलो या factor price बोलो, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? तो that is also called as factor cost and also called as factor price, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये इकोनॉमिक्स में कंसर्न रहता है कि हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जो हमारी लिमिटेड है उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे जो अल्टरनेटिव उसके ऑप्शंस है उनमें से कोई एक ऑप्शन हम चूज करके हमारा जो सेट ऑब्जेक्टिव है वो हम क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ चूजिंग मोस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल्टरनेटिव चॉइस करना, मतलब डिसीजन मेकिंग का, और उसके अंदर फिर हम क्या करें? वो रिसोर्सेज को यूज करें। And always remember the important thing is what? Choosing the efficient alternative in economics and rejecting the less efficient one. If you are choosing a less efficient alternative, then फिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? क्रिएट हो जाएंगी। फिर तुम्हारी या तो रिसोर्सेज फुल्ली प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी और या तो दिक्कतें आएंगी। तो बिजनेस फर्म दोनों डिसीजंस लेती है, स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल। तो वो क्या डिसीजन मेकिंग के ऑप्शन है? स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल, मतलब ऑपरेशनल रेगुलर ऑपरेशंस के बेसिस पे जो कामकाज होता है उसके लिए जो डिसीजंस लेना पड़ता है वो क्या क्या डिसीजंस के एग्जांपल्स है? वेदर टू शट डाउन द बिजनेस और कंटिन्यू द बिजनेस। क्या हमने शट डाउन कर देना चाहिए या बिजनेस को हमने कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या हमने नए प्रोडक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व करने चाहिए, और करने चाहिए तो कब करने चाहिए, और कब करने चाहिए तो फिर कितने प्राइस में करने चाहिए? एप्पल वाले को क्वेश्चन आता है ना, और फिर इतने प्राइस में कर रहे हैं तो कितने आउटपुट लेवल इसके हमने बनाने चाहिए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाए? दैट मीन्स द आउटपुट लेवल शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम, इट शुड बी ऑप्टिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ऑप्टिमम निकालने से आगे के चैप्टर में सीखोगे कौन सी प्रोडक्टिव मेथड यूज करें, लेबर इंटेंसिव यूज करें और कैपिटल इंटेंसिव यूज करें, क्या यूज करें भाई, हमको थोड़ी ना पता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो, उनके यहाँ पे कौन सी कॉस्ट चीप है, लेबर वाली चीप है या कैपिटल वाली चीप है। नेक्स्ट, व्हाट प्राइसेस टू पे फॉर सच प्रोक्योरमेंट। आपको जो परचेसेस करनी है मटेरियल, सर्विसेज, इनपुट्स प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए कितनी प्राइसेस आप पे कर सकते हो, कितनी आपने करना चाहिए, कहीं ज़्यादा तो प्राइस पे नहीं कर दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे कर दोगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो माल बिकेगा महंगा, माल बिकेगा महंगा तो कम बिकेगा। सो बेटर है कि पहले ही हम कॉस्ट में को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले।
ये बात हो सकती है। दूसरा, जो इनपुट्स हमको लग रहे हैं, क्या वो इनपुट्स हम बनाए या हम वो खरीदे? नहीं, हम बना लेते हैं, नहीं हम खरीद लेते हैं। बट ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये डिसीजन लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में किस में लोगे, क्योंकि शॉर्ट रन में आपके पास टाइम कम होता है, लॉन्ग रन में आपके पास टाइम होता है। सो अगर अभी तक आप बाय करते हुए आए हो और लॉन्ग रन में आप आके बोल रहे हो कि मेरे को बाय नहीं करना है, मेरे को मेक करना है, बनाना है, तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, घर की बात है, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है। बट अगर आप शॉर्ट रन में ऐसा कोई रिस्क लेने की इच्छा कर रहे हो, सो भाऊ दिक्कत है। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स किस तरीके से यूज करें, कौन से मार्केटिंग चैनल? अच्छा, फाइनेंस जो है, मार्केटिंग चैनल्स का मतलब हमारे फेसबुक मार्केटिंग क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग ये जो है उसका, ठीक है, उसमें से क्या यूज करें, कौन सा कौन हमारा कस्टमर है। मतलब बेसिकली मार्केटिंग बेसिकली कब किस तरीके से की जाती है, मार्केटिंग जो है वो की जाती है बाय डिसाइडिंग कि भाई हमारा कस्टमर कौन है। फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कस्टमर कौन है, उस कस्टमर के हिसाब से हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। आपने कभी भी ये चीज नोटिस की है या नहीं की है, मेरे को मालूम नहीं, कि BMW, चलो BMW की तो एक आध बार आ भी गई होंगी, लेकिन आपकी रेंज क्या नाम है उसको, लेमोजीन, फरारी, इनकी कभी आपने टीवी ऐड नहीं देखे होंगे, कभी आपने इनके टीवी में ऐड नहीं देखे होंगे, आज तक नहीं देखे होंगे आपने इनकी टीवी में ऐड। क्यों? उसका कारण पता है? बहुत लोग बोलते हैं ये बात, लेकिन उसका कारण पता है? उसका कारण ये है क्योंकि उनको मालूम है कि जिनकी औकात लेमोजीन और फरारी खरीदने की है ना, वो टीवी नहीं देखते। तो उसकी ऐड आपको कभी जिंदगी में कहाँ पे नहीं दिखेंगी, टीवी में नहीं दिखेंगी। तो पहले डिसाइड कर लो मार्केटिंग करने के पहले कि तुम्हारा कस्टमर कौन है। फिर फाइनेंस, इक्विटी ज़्यादा रखना या डेप्ट। इक्विटी मतलब खुद का पैसा, डेप्ट मतलब लोन लिया हुआ पैसा, ठीक है। अच्छा, कई बार खुद का पैसा भी पूरा लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, कई बार डेप्ट लेके काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। रिस्क कितने, अनसर्टिनिटीज कितनी है बिजनेस में, ये सारे टाइप के डिसीजन हम कहाँ पे लेते हैं, इकोनॉमिक्स के तौर पे बिजनेस में लेते हैं, बाय इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड वी ऑल नो दैट द डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हाईली डायनामिक है। तो हाईली डायनामिक इन्वायरमेंट में बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो प्रॉपर मेथोडोलॉजी और एनालिटिकल टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स और प्रॉपर टूल्स यूज करना डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने बात कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं एकदम रिवीजन चलने दूंगा कंटिन्यूएशन में, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस और फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। क्या बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? जॉयल डेन ने बोला था, जॉयल डीन ने बोला था, फाउंडर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा मैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी नहीं बोल रहा मैं, फाउंडर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जॉयल डीन, ठीक है। उनने क्या बोला था? बोले बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली एक तरीका है जहां पे हम इकोनॉमिक एनालिसिस, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, जहां पे हम इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करते हैं बिजनेस की पॉलिसीज फॉर्म करने में और टू मेक की बिजनेस डिसीजंस। बहुत सिंपल है, देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब हमको इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करना है। इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करना है कहां पे? तो बोले दो चीजों में, एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, दूसरा टू मेक की बिजनेस डिसीजंस, ताकि हम हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की स्केयर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली क्या कर पाए, बेस्ट यूज कर पाए, प्रॉपर्ली यूज कर पाए। तो सिंपली बिजनेस इकोनॉमिक्स एज पर जॉयल डेन इज नथिंग बट द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, the use of economic analysis in the formulation of business policies and to make the business decisions involving the best use of organizations scarce resources। आप देखते होंगे ना, जब भी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ ना तो अटक के बोलता हूँ, एकदम फ्लो में, रट्टा वाली नहीं बोलता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं सोच के बोलता हूँ, मैं याद नहीं करता हूँ। कभी जीवन में मैंने कोई डेफिनेशन याद नहीं करी, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आम भाषा में उसका मतलब समझ लेता हूँ, अच्छे से डिटेल मतलब समझ लेता हूँ, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी भाषा में बोलता हूँ और बाद में उसको इंग्लिश में बना के उतार देता हूँ। तो इससे याद भी हो जाती है, समझ भी आ जाती है और उसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाता है कि कैसे होने वाला है। तुम लोग रट्टा लगाते रहोगे तो जीवन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। खैर, अच्छा ये दो ओक्योर नॉर्म्स मैंने बताया था, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट या हाउस होल्ड रूल्स एक ही बात है दोनों का, मतलब कि एक प्रूडेंट, एक समझदार हाउसवाइफ किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करती है अपने घर को चलाने में, लिमिटेड रिसोर्सेज को। फिर हमने और एक बात बोली थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिकॉज वो बहुत सारे एप्लीकेशन, सिलेक्टेड एप्लीकेशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या करता है, यूज करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, बीईपी, कॉस्ट एनालिसिस,
ठीक है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये इंटीग्रेट करने का काम करता है। मैनेजेरियल क्यों? ये इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, पेपर में आ सकता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, इट ऑल्सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स। फिर हमने बात कर रहे थे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले बात करे थे ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है उसका मतलब क्या है? वो ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोलता है कि इकोनॉमिक थ्योरीज आर जनरली हाइपोथेटिकल। क्या बोलते बोले कुछ भी बोलते हैं, हाइपोथेटिक बात है, हाइपोथेटिकल और सिंपलिस्टिक इन नेचर। क्यों हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन नेचर है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजम्पशन, सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इट इज वेरी हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन नेचर। And because of this economic theories, there is a gap between practical world, real economic world, practical world और that economic theories। क्योंकि ये assumptions के ऊपर बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक assumptions के ऊपर बेस्ड है, तो आपके लिए क्या क्रिएट हो जाता है? गैप क्रिएट हो जाता है। मतलब एक मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग में गैप क्रिएट हो जाता है। बोले इकोनॉमिक थ्योरीज में तो कुछ और ही बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही होता है। तो इन दोनों के बीच में ये गैप फिल करने का काम, एज अ ब्रिज ये गैप फिल करने का काम कौन करता है? समझ में आ रही है बात? ये बॉटल दिख रही है ना, ये है हमारा इकोनॉमिक थ्योरी, ये है हमारा रियल वर्ल्ड। इन दोनों के बीच में ये बॉटल झूल रही है, एक ब्रिज बन के काम कर रही है। ये कौन है? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन है ये? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली क्या करता है? गैप फिल करता है, ब्रिज करता है, मतलब गैप में एक ब्रिज बन के काम करता है, ताकि हम अनेबल्स कर सके कि इकोनॉमिक लॉजिक और एनालिटिकल टूल जो है ना, थ्योरी और प्रैक्टिस, बेसिकली सिंपल सी अगर बात करूं, थ्योरी और प्रैक्टिस, दैट्स इट। अच्छा, प्रैग्मेटिक है अप्रोच में कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, बिकॉज इट इज वेरी अनरियलिस्टिक, बहुत अनरियलिस्टिक एग्जाम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक है। व्हाट इज मीन बाय प्रैग्मेटिक? रियलिस्टिक बोल सकते हैं, व्यवहारिक बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रैग्मेटिक और प्रैग्मेटिक मीन्स रियलिस्टिक इन नेचर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, नेचर नहीं, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। अच्छा, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये क्या करता है? दूसरे डिसिप्लिन से भी टूल्स यूज करता है। मैथमेटिक्स से टूल्स उठाएगा, ऑपरेशनल रिसर्च OR से उठाएगा, मैनेजमेंट थ्योरी से उठाएगा, अकाउंटिंग से उठाएगा, मार्केटिंग फाइनेंस से उठाएगा, स्टैटिस्टिक्स से उठाएगा, इकोनॉमेट्रिक्स से उठाएगा। तो सब जगह से उठाता है, इसलिए दिक्कत है। क्या उठाता है? टूल्स उठाता है, ठीक है। खैर, साइंस एंड आर्ट्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। और क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स साथ ही साथ में आर्ट भी है। बोले साइंस क्यों है? क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करता है, और साथ ही साथ साइंटिफिक मेथड्स वगैरह भी यूज करता है, ठीक है। टूल ये इंटीग्रेट करता है अदर डिसिप्लिन को, किसके साथ? बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ, उनके टूल्स भी यूज करता है। तो बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माय मिस्टेक, साइंटिफिकल टूल्स यूज करता है, इसीलिए साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज यूज करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। और आर्ट्स क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का करता है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके? सेट अटेंड कर सके, सेट ऑब्जेक्टिव्स को। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, व्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो। ये माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस में हम पढ़ लेंगे ये, ठीक है। 6th वाला पार्ट हम लोग B पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट पानी भी लेता हूं थोड़ा सा। आज तुम्हारा काम नहीं है ना, कंटिन्यू मेरे को ही बोलना है, इसलिए। खैर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव और प्योर साइंस का मतलब, पॉजिटिव साइंस जनरली डिस्क्राइब्स द थिंग्स, ठीक है, जैसी वो है इन दी फॉर्म जो है एज इट इज, वो क्या करता है? सिर्फ पॉजिटिव साइंस, प्योर साइंस उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। वेयर जब मैं नॉर्मेटिव साइंस की बात करूं, तो नॉर्मेटिव साइंस जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता है, वो ये बताता है, वो सोल्यूशन का प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है कि
क्या होना चाहिए। तो बेसिकली नॉर्मल पॉजिटिव साइंस और प्योर साइंस इज नथिंग बट व्हाट, पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन, दैट मीन्स व्हाट इज, क्या है, ये आदमी है, दो आंख है, दो नाक है, एक कान है, सॉरी दो आंख है दो नाक नहीं है, दो आंख है एक नाक है, दो कान है एक मुंह है, ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। बट नॉर्मेटिव साइंस जनरली एक्सप्लेन्स, भाई इसके अंदर ब्रेन भी होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। सो पॉइंट ये आ जाता है, एक जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एक जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, दूसरा जो है वो इवेल्युएट करता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है, एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, दूसरा प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर लोग जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, तो एक प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ठीक है। एक वैल्यू जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करता, सिर्फ बताने का काम करता है, दूसरा वैल्यू जजमेंट पास करता है कि गुड है, रीजनेबल है या नहीं है। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बोले बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव रेदर देन पॉजिटिव। हाँ, ये दोनों के टूल्स यूज करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों के टूल्स यूज करता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों की करता है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है या बेसिकली हमको अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर जानना है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है रेदर देन सिर्फ डिस्क्राइब करने से, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है रेदर देन सिर्फ तुम्हारे को क्या कर दे, सिर्फ और सिर्फ रेदर तुम्हारे को क्या कर दे, बता दे कि क्या है, उससे अच्छा वो सोल्यूशन उसका क्या करता है, प्रोवाइड करता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉलेज पढ़े थे, इसको क्या टाइम लगने वाला है, फटाफट हो जाएगा ये तो, देखते। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक जनरली जो वर्ड है वो कहां से आया, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक डोंट मीन स्मॉल, उसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है दैट इज नथिंग बट स्मॉल पार्ट। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में उसमें मैंने एग्जांपल दिया था और बताया भी था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका मतलब होता है कि एक लार्ज थिंग का एक स्मॉल पार्ट की, जब स्मॉल की नहीं एक स्मॉल पार्ट की जब आप स्टडी करने जाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो कभी भी ये जीवन में नहीं बोलना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल की स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल पार्ट की स्टडी, बिकॉज नथिंग इज स्मॉल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप इसको कंपेयर करोगे किसी बड़ी थिंग के साथ, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, स्मॉल कहलाया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वो स्मॉल पार्ट की क्या करता है, स्टडी करता है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिया की स्टडी, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप बोलोगे सर इंडिया की स्टडी डिपेंड्स, अगर आप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पूछ रहे हो तो इंडिया की स्टडी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट आप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नागपुर, ये पुर वो पुर, सारे पुरों के मिला के पूछ रहे हो, मतलब एज अ होल इंडिया के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, एज अ होल इंडिया की स्टडी के बारे में आप पूछ रहे हो, एज अ होल इंडिया की स्टडी के बारे में आप पूछ रहे हो, तो एज अ होल इंडिया की स्टडी आप फिर मैक्रो में करते हो। यानी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इफ वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट है जो इंडिया, उसकी स्टडी आप कर रहे हो तो आप माइक्रो की स्टडी कर रहे हो। लेकिन इंडिया एज अ होल की स्टडी आप कर रहे हो, एग्रीगेट इन टोटल एक साथ स्टडी कर रहे हो पूरे इंडिया की, एज अ होल स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, मैक्रो की स्टडी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड है माइक्रो, ये आया है माइक्रोज वर्ड से। माइक्रोज एक ग्रीक वर्ड है, वो माइक्रोज ग्रीक वर्ड से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। विच माइक्रोज इज ए ग्रीक वर्ड एंड विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है मैक्रोज, एंड व्हाट मैक्रोज मीन्स, मैक्रोज का मतलब क्या होता है, मैक्रोज द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, माय मिस्टेक, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो ये जो वर्ड है ये आया है कहां से, एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, वो मैक्रोज ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, लार्ज, क्या होता है, लार्ज। तो भाई प्रोफेसर बोल्डिंग ने इनकी डेफिनेशन दी है माइक्रो की, मैक्रो पे तो हम ज्यादा फोकस वैसे करते नहीं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, पूरी डेफिनेशन में आपको पर्टिकुलर और इंडिविजुअल वर्ड ही दिखेगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई सिंगल इंडिविजुअल या पर्टिकुलर थिंग की क्या करता है, स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, इनकी स्टडी करने का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप क्या कर रहे हो, स्टडी, ये सब की स्टडी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हो। रादर मैक्रो कभी भी ट्री की स्टडी नहीं करता है, मतलब एक सिंगल पार्ट की स्टडी नहीं करता है, वो पूरे जंगल की, मतलब पूरे फॉरेस्ट की, एज इन फुल फॉरेस्ट की क्या करता है, स्टडी करता है। लार्ज एग्रीगेट की क्या करता है, वो स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स
सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर, बिजनेस फर्म, और ये एज अ इकोनॉमी होल की स्टडी करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल फर्म, ये ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करता है। हाँ, ये वर्ड याद रख लेना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली प्राइस थ्योरी की स्टडी करता है। प्राइस थ्योरी का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना, ये काम आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हो, मैक्रो में नहीं करते हो। हाँ, नेशन की इनकम डिसाइड करना है, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन की, नेशन की, दैट मीन्स नेशनल इनकम की आप बात करना है, नेशन की सेविंग की बात करना है, नेशन के इन्वेस्टमेंट की बात करना है, नेशन के कंजम्पशन की बात करना है, नेशन के प्राइस लेवल्स की बात करना है, नेशन की प्राइस की बात करना है अगर, ठीक है, प्राइस लेवल्स की कि बढ़ रही है, कम हो रही है, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसकी बात करना है, राइज हुई है, फॉल हुई है, मतलब इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसकी बात करना है, तो फिर आप मैक्रो में करते हो। बट सिंगल प्रोडक्ट की अगर आपको प्राइस डिसाइड करना है, वो जनरली जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होती है, तो वो काहे में होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरली हम इट गिव्स द बर्ड व्यू ऑफ एंटायर इकोनॉमी, ठीक है, कौन, मैक्रो। ये देखो कल छोटा छोटा बताया था, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, तो स्मॉल स्मॉल एज इन माइक्रो, माइक्रो मिलाते जाओ, मैक्रो बनाते जाओ। इट डील्स विद प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू जनरली सप्लाई होता है, उसको प्रोडक्ट प्राइसिंग बोला जाता है। अभी ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इसके अंदर पता होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज और इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। बेसिकली ये क्या पढ़ना है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस ए पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन का ए चैप्टर, दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो दैट इज नथिंग बट एरियाज, कैटेगरीज और इश्यूज और एरियाज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के एरियाज, दो टाइप के स्कोप है। वन इज ऑपरेशनल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल इश्यूज, इंटरनल एरियाज, एंड अनदर इज एक्सटर्नल, इन्वायरमेंटल, जो हमारे हाथ में नहीं है। पॉलिसीज चेंज हो रही है गवर्नमेंट की, कुछ और गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है, इकोनॉमी में बूम है, रिसेशन है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, मैक्रो में करते हैं। खैर, तो बेसिकली ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज इंक्लूड्स ऑल इश्यूज दैट अराइज विद इन द बिजनेस फर्म, जो मैनेजमेंट की क्या रहती है, इन कंट्रोल रहती है, जो मैनेजमेंट की क्या रहती है, इन कंट्रोल। तो अगर वो मैनेजमेंट की इन कंट्रोल है, जो चीज़ें इन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इश्यूज बोलते हैं। कि बेसिकली टेक्नोलॉजी में कुछ इश्यूज है, कोई साइज ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कितना साइज रखना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या रखना है फैक्टर का, लेबर कितना यूज करना, कैपिटल कितना यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि पूरा लेबर यूज करना, कि पूरा कैपिटल यूज करना। क्लियर। फिर उसके बाद में फाइनेंस कौन सा कैसा लेके आना, डेब्ट इक्विटी कितना रखना, सेल प्रमोशन कितना करना, प्राइस किसी रखना, मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट्स क्या, इन्वेंट्री कितनी रखना, ये सब। बट मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आते हैं, दैट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट क्लास से, तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। बूम है, डिप्रेशन है, प्राइस लेवल्स क्या है कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके की गवर्नमेंट ने बनाई है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या टैक्सेशन रेट कम कर दी है, बढ़ा दी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से है, फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, नहीं जाते उधर, है ना। क्या ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर, बिजनेस डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, कंट्रोल के बाहर रहते। देखो यहाँ पे क्लियर मैंने कल वर्ड मार्क करा के दिया था कि इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। क्लियर। कुछ इसमें एग्जांपल्स है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज जो यहाँ पे दिए हुए हैं। डिमांड एनालिसिस कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हम डिमांड एनालिसिस में कंज्यूमर की प्रेफरेंस जानते हैं। कल भी एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैंने बेसिकली बुढ़े लोग ज़्यादा है, जवान लोग ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा तो डायपर बनाएंगे, एज इन बुढ़े, एज इन बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ओल्ड एज लोग ज़्यादा है, डोंट टेक, मतलब इसको ऐसा नहीं बना लेंगे कि भाई सूरज सर ऐसे है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूँ, ठीक है। खैर, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अगर ओल्ड एज लोग ज़्यादा है, बुढ़े लोग ज़्यादा है तो दवाइयाँ ज़्यादा बनाएंगे, यंग लोग ज़्यादा है तो यो डिस्को पब, ये वो, बाइक का प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, उसका, ये काफ़ी करेंगे। डिमांड की फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई, क्योंकि डिमांड की फोरकास्टिंग अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि कितना लेबर मटेरियल और अदर मशीन्स और अदर फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा इनपुट जॉइंट मंगा के रख लिए, परचेज बहुत करके रख लिए, लेकिन उतना माल ही नहीं बनाना है, तो उससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि साइंटिफिक टूल्स की मदद से आप लोगों को सबसे पहले डिमांड की फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
प्रोडक्शन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि हम लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स बना सके, अचीव कर सके, ताकि हमारे को कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा मिक्स मिल सके। कॉस्ट एनालिसिस में आपको कल 2 एग्जांपल दिया था, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का। प्रोडक्शन चेंज होता है, उसके साथ कॉस्ट चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट। कैलकुलेटर 100 बनाओगे तो ये 100 प्लास्टिक के पार्ट्स लगेंगे, अगर 1 बनाओगे तो 1 लगेगा, 5 बनाओगे तो 5 लगेगा, 10 बनाओगे 10 लगेगा, 0 बनाओगे 0 लगेगा। फिक्स कॉस्ट, रेंट, सैलरी, ये सारे फिक्स होते हैं। अब कितने भी बना लो, 0 बनाओ तो भी लगना है, नहीं बनाओ तो भी लगना है, ज़्यादा बनाओ तो भी उतना ही लगना है। तो ये सारी चीज़ एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। इन्वेंट्री और ये तो मैंने आपको डिटेल बता ही दिया था कि रीड कर लेना, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर्स किस तरीके के हैं, वो सारी चीज़। आई गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली हमने आज यहाँ पे क्या करने की इच्छा करे कि हमने जितना अभी तक पढ़े थे पूरा रिवाइज करने की मैंने आपको अपने तरफ से पूरी बताया तरीका, ठीक है। तो मैंने अगर इसको इतनी इजीली रिवाइज करवा दिया है तो आप भी इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते। चाहिए तो ये वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ज़्यादा अच्छा है। यही रिवीजन हो जाएंगी, तुम्हारी मर्जी है, आगे मर्जी तुम्हारी है, लेकिन करोगे इस तरीके से तो मज़ा ज़्यादा आएंगी पढ़ने में, ठीक है। मतलब इतना पढ़ लिए, अब दोबारा इधर देखने की जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ लिए, बस इसको रिवाइज करते चलो। बट एक बार खुद अच्छे से पढ़ लेना पूरा लाइन बाय लाइन, 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार, फिर जिस तरीके से मैंने मार्किंग करा के दी उस तरीके से मार्किंग करके भी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होंगे। सो अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी चालू करके हार्डली इसको 2 या 2.5 लेक्चर लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर 1 ओवर। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग है वो भी, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली कमेंट करके बताना कि यार कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज एक बार रिवाइज कर लेना तुम भी जाके घर पे, ताकि क्लियर हो जाए दिमाग में चीज़ें। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।